हेलो दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अगली जो झीलें आती है अपने अफा तंत्र के अंदर, वो आती है भाई अपने खारे पानी की झीलें, है ना। नेक्स्ट तो झीलें हैं वो आती है अपने भाई खारे पानी की झीलें, है ना। इससे पहले अपन ने भाई पढ़ा था मीठे पानी की झीलें राजस्थान के अंदर। अब बात करें तो भाई आती है खारे पानी की झीलें, है ना भाई, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों की अपन बात करें, खारे पानी की झीलों की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो है भाई पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में इस प्रकार अपन राजस्थान का मैप बनाए, है ना। इस प्रकार अपन राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये आ जाता है भाई राजस्थान का लोकेशन, है ना। इस प्रकार आ जाता है भाई राजस्थान का लोकेशन, है ना। और राजस्थान की अपन बात करें तो इस राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में सर्वाधिक भाई खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में, है ना। पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में खारे पानी की झीलें, पश्चिमी भाग में राजस्थान में सर्वाधिक भाई खारे पानी की झीलें हैं। उसके बाद अपन बात करें कि इस खारे पानी की झीलों का जो कारण है वो कारण माना जाता है या अवशेष माना जाता है भाई, वो माना जाता है 33 सागर का अवशेष। खारे पानी की झीलों की अपन बात करें तो अवशेष माना जाता है भाई 33 सागर का अवशेष। और 33 सागर की अपन बात करें, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, है ना, प्राचीन समय में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब ये पृथ्वी दोस्तों एक गोले के रूप में, है ना, एक ठोस गोले के रूप में विद्यमान थी भाई। ठोस गोले के रूप में ये पृथ्वी विद्यमान थी, जिसे पेंजिया कहा गया भाई। जिसे क्या कहा गया दोस्तों? पेंजिया कहा गया। लेकिन धीरे धीरे इस पृथ्वी, ये धीरे धीरे ये पृथ्वी द्रव अवस्था में होती गई। और ये पृथ्वी दोस्तों किस अवस्था में आ गई? बाद में द्रव अवस्था में आ गई, है ना। इसी पेंजिया की अपन बात करें तो ये भी इसी पेंजिया की अपन बात करें तो इसका जो ऊपरी भाग था वो अंगारालैंड कहलाता था, है ना। ऊपरी भाग था इसे अंगारालैंड कहा जाता था। और नीचे वाला जो दक्षिणी भाग था उसे कहा जाता था गोडवाडा लैंड, गोडवाडा लैंड। और इसके चारों जो सागर था, है ना, उसके तरफ जो सागर था, इस सागर को कहा जाता था भाई 33 सागर। और इसी 33 सागर की अपन बात करें तो इसका जो अवशेष मिलता है, इसका जो प्रमाण मिलता है वो राजस्थान के अंदर अपन पश्चिमी राजस्थान का जो अवशेष माना जाता है वो यही माना जाता है 33 सागर का अवशेष। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, जब ये अंगारा लैंड तथा गोडवाडा लैंड पर इस चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण ये आपस में टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर भौतिक प्रदेशों का भी निर्माण हुआ था। यानी यहाँ पर दोस्तों पहाड़ों का, है ना, पहाड़ों का, बड़ी बड़ी चट्टानें, अरावली पर्वतमाला जैसे यहाँ पर इनका निर्माण हुआ था इन दो अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड आपस में टकराने के कारण। ठीक है जी, तो ये माना जाता है कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलों का जो अवशेष माना जाता है वो माना जाता है भाई 33 सागर का अवशेष, है ना, 33 सागर का अवशेष। उसके बाद अपन बात करें खारे पानी की झीलों के अंदर, है ना, तो राजस्थान में मरुस्थल में या पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस खारे पानी को झीलों को दोस्तों कहा जाता है भाई प्लाया झील। खारे पानी की झीलों को दोस्तों कहा जाता है भाई प्लाया झील, है ना। खारे पानी की झीलों को किस नाम से जाना जाता है भाई? प्लाया झील। ठीक है जी, राजस्थान में अपन बात करें कि सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है वो राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है भाई वो है नागौर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है वो आती है भाई अपने नागौर जिले में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, है ना, ये भी तो अपन बात करें इस खारे पानी की झीलों में, है ना, कि सर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो खारे पानी की झील की मैं बात करूं तो वो है भाई अपने सांबर झील। और ये सांबर झील है जयपुर जिले के अंदर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अपन बात करें तो वो है भाई चिल्का झील। और ये चिल्का झील की अपन बात करें तो ये ओडिशा में है भाई, है ना। किस राज्य में है भाई? ओडिशा में है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की।
ये था अपने खारे पानी की झीलों के अंदर सामान्य परिचय की भी। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। ठीक है, इन खारे पानी की झीलों का जो कारण माना जाता है वो कारण माना जाता है भाई 33 सागर के अवशेष, है ना। मरुस्थल में इन खारे पानी को झीलों को किस नाम से जाना जाता है, तो प्लाया झील कहा जाता है भाई मरुस्थल में इन झीलों को, है ना। कैसी झील दोस्तों, प्लाया झील। ठीक है जी। सर्वाधिक जो राजस्थान में खारे पानी की झील पाई जाती है वो नागौर जिले के अंदर पाई जाती है। और मीठे पानी की जो झील राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है वो पाई जाती है भाई उदयपुर के अंदर। राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है, वो ओडिशा के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई कि खारे पानी की झीलें राजस्थान में कहाँ है, इनका उद्भव कैसे हुआ है, खारे पानी झीलों का कारण क्या है राजस्थान में, ये भी आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं दोस्तों एक एक खारे पानी की झीलों को। सबसे पहले अपन खारे पानी की झीलों में बात करें तो आती है दोस्तों सांबर झील, है ना। सबसे पहले अपन खारे पानी की झीलों में बात करें तो एक झील है, उस झील का नाम है दोस्तों सांबर झील, है ना। देखिए दोस्तों खारे पानी की झीलों में अब सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो आती है सांबर झील, है ना, सांबर झील। सांबर झील के बाद में अपन बात करें तो वो है दोस्तों डिडवाना झील, डिडवाना झील। डिडवाना के बाद अपन बात करें तो एक आती है भाई पंचपद्रा, पंचपद्रा झील, है ना। और पंचपद्रा झील के बाद अपन बात करें तो एक और झील है भाई कावोद, कावोद झील जो जैसलमेर के अंदर है ना। इस कावोद झील के बाद नेक्स्ट झील की अपन बात करें तो आती है भाई, उस झील का नाम है पोकरण, पोकरण झील, पोकरण झील। पोकरण झील के बाद अगली झील है भाई लूणकरणसर, लूणकरणसर झील जो बीकानेर में है। एक है भाई कुचामन, कुचामन झील। और एक है भाई ताल छापर, ताल छापर झील। है ना, ताल छापर झील। और कौन सी सर झीलें हैं, एक झील है भाई, उस झील का नाम है भाई फायसागर, सॉरी फायसागर नहीं फलोदी, है ना भाई, फलोदी जोधपुर के अंदर है भाई। ठीक है जी। एक और झील है भाई खारे पानी की, उस झील का नाम है भाई रेवासा, रेवासा। एक झील है भाई डेगाना, डेगाना झील, ये भी भाई कहां पर है, नागौर जिले के अंदर। तो ये संपूर्ण दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, इन संपूर्ण खारे पानी की झीलों की अपन एक एक झील के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले आती है भाई अपने सांबर झील, है ना। सबसे पहले अपन झील की बात करें तो उस झील का नाम है दोस्तों सांबर झील। क्या नाम है मित्रों, सांबर झील। और सांबर झील की मैं बात करूं तो यह स्थित है दोस्तों राजस्थान के 3 क्षेत्रों में, है ना। इस प्रकार से ये आती है भाई अपने सांबर झील, है ना। ये आती है दोस्तों सांबर झील। और इस सांबर झील की मैं बात करूं तो इसके उत्तर में तो है भाई जयपुर, है ना। एक तो ये फैली हुई है जयपुर के अंदर, एक है यहाँ पर दोस्तों अजमेर में, एक है इसका स्थान अजमेर में, और एक है दोस्तों नागौर में। यानी राजस्थान में ये 3 क्षेत्रों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर तथा नागौर के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करें इस झील की तो एक तो ये जयपुर के अंदर है, नागौर के अंदर है भाई, और अजमेर के अंदर है। लेकिन सर्वाधिक जो विस्तार है वो सर्वाधिक विस्तार है भाई इस जयपुर के अंदर। और जयपुर में अपन बात करें तो जयपुर से ये 70 किलोमीटर, जयपुर से ये 70 किलोमीटर फुलेरा नामक स्थान पर, फुलेरा नामक स्थान पर यह जयपुर के अंदर स्थित है भाई, फुलेरा नामक स्थान पर जयपुर के अंदर स्थित है। और यह है सांबर झील।
ठीक है जी। इसी सांबर झील की अपन बात करें, इसी सांबर झील की अपन बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, है ना। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील। इसी सांबर झील की अपन नेक्स्ट बात करें तो इस सांबर झील पर जो नमक का उत्पादन किया जाता है वो दोस्तों भारत के कुल नमक का 8.7% नमक इस सांबर झील से उत्पादित किया जाता है भाई, है ना। भारत के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है इस सांबर झील से, और राजस्थान के कुल नमक का 80% नमक उत्पादित किया जाता है भाई। राजस्थान के कुल नमक का, है ना, राजस्थान के कुल नमक का 80% उत्पादित किया जाता है भाई इस सांबर झील में। इसके बाद इस सांबर झील की नेक्स्ट बात करें तो इस सांबर झील पर दोस्तों इसका जो निर्माण है, इस सांबर झील का जो निर्माण करवाया था भाई चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक का नाम था दोस्तों वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान के द्वारा इस सांबर झील का निर्माण करवाया गया, और इसका जो उल्लेख मिलता है हमें, वो उल्लेख मिलता है भाई बिजोलिया शिलालेख, है ना। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भाई वासुदेव चौहान के द्वारा, है ना। और इसी बिजोलिया शिलालेख की मैं बात करूं तो ये स्थित है भाई पार्श्वनाथ मंदिर, और ये पार्श्वनाथ मंदिर है भाई भीलवाड़ा के अंदर, और इसका जो लेखन का कार्य किया था वो किया था भाई गुणभद्र के द्वारा। इस गुणभद्र के द्वारा लेखन का कार्य किया गया था भाई, है ना। इसी बिजोलिया के अनुसार इस सांबर झील का जो प्राचीन नाम हमें मिलता है वो मिलता है भाई शाकंभरी, है ना। इसी बिजोलिया की अपन बात करें तो इसमें चौहान वंश के शासकों का उल्लेख है, ठीक है, चौहान वंश के शासकों का उल्लेख है, ठीक है। इसी के अंदर इस सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था भाई, वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया था। नेक्स्ट इस सांबर झील की बात करें आगे भाई, है ना। आगे सर क्या क्या इसकी विशेषता इस सांबर झील की, देखिए इसी सांबर झील की अपन बात करें तो इस सांबर झील के अंदर 5 नदियां गिरती है भाई, है ना। सांबर झील की बात करें तो इस सांबर झील में दोस्तों नदियों की बात करें तो 4 नदियां गिरती है भाई। कितनी नदियां गिरती है? 4 नदियां गिरती है। कौन कौन सी सर वे 4 नदियां? देखिए 4 नदियों की अपन बात करें तो एक तो है मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। मैंने आपको अफवाह तंत्र के अंदर सांबर क्षेत्र के अफवाह के अंदर बताया था कि राजस्थान में सांबर क्षेत्र के अफवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, और इस अफवाह तंत्र के अंदर राजस्थान की 4 नदियां गिरती है। उन 4 नदियों की अपन बात करें तो एक नदी है, उस नदी का तो नाम है दोस्तों मेंथा नदी, है ना। एक नदी है, उस नदी का तो नाम है मेंथा नदी, जिसका उद्गम दोस्तों होता है जयपुर जिले से, है ना, ठीक है। मेंथा नदी, इस मेंथा नदी को मेंढा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मेंढा नदी भी कहा जाता है इस मेंथा नदी को। और इसी मेंथा नदी की मैं बात करूं तो सांबर झील के अंदर सर्वाधिक नमक या सर्वाधिक सांबर झील के अंदर लवणता जो लाने का कार्य करती है भाई, सर्वाधिक लवणता लाई जाती है, वो लाई जाती है इस मेंथा नदी के द्वारा सांबर झील में। और इसी मेंथा की एक सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम है दोस्तों खंडेला नदी, है ना। कौन सी नदी है भाई? खंडेला नदी, है ना, खंडेला नदी। और ये सांबर झील में उत्तर से प्रवेश करती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। इसी सांबर झील के अंदर एक और नदी आती है भाई, इस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी, है ना, रूपनगढ़ नदी। और इस रूपनगढ़ नदी की मैं बात करूं तो इस रूपनगढ़ नदी की अपन बात करें तो इसी की रूपनगढ़ की एक सहायक नदी है, इस सहायक नदी का नाम है दोस्तों खारी नदी,
है ना, इसी की एक सहायक नदी है। इस नदी का नाम है दोस्तों खारी नदी। यानी सांबर के अफवाह तंत्र या सांबर झील में दोस्तों राजस्थान में कितनी नदियां गिरती, 4 नदियां गिरती है। उन नदियों की बात करें तो एक तो मेंथा नदी है, इस मेंथा के बाद इसके अंदर खारी, खंडेला और रूपनगढ़। इसी रूपनगढ़ नदी की अपन बात करें तो इस रूपनगढ़ नदी के किनारे है ना एक प्रधान पीठ स्थित है। इस प्रधान पीठ का नाम है भाई निम्बार्क संप्रदाय। इस निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भी इस रूपनगढ़ नदी के किनारे है ना। और इस निम्बार्क का ये निम्बार्क स्थान है, ये है दोस्तों सलेमाबाद, है ना। इस सलेमाबाद किशनगढ़ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है भाई रूपनगढ़ नदी का। ठीक है, आगे अपन बात करें तो इस आगे नदी आती है इस खंडेला। इस खंडेला नदी नागौर जिले में जैसे प्रवेश करती है भाई, नागौर जिले में एक मंडी है, उस मंडी का नाम है भाई नमक मंडी। और इस नमक मंडी की अपन बात करें तो राजस्थान की प्रथम नमक मंडी है और इसे भी स्थापित किया गया भाई राजस्थान के नावा गांव नागौर के अंदर। इसी नागौर के अंदर एक गांव है भाई, उस गांव का नाम है लूणवा गांव। और ये लूणवा गांव की अपन बात करें तो ये भी नागौर जिले के अंदर है। और यहां पर जैन संप्रदाय की दोस्तों यहां पर क्या है, देखिए शिक्षा के केंद्र है भाई, जैन संप्रदाय के शिक्षा के केंद्र, जैन संप्रदाय के शिक्षा के केंद्र है, जैन संप्रदाय के शिक्षा के केंद्र है भाई इस सांबर झील के किनारे। नेक्स्ट अपन बात करें इस सांबर झील की, फिर आगे क्या विशेषता इस सांबर झील की। इसी सांबर झील के किनारे एक मंदिर है भाई, उस मंदिर का नाम है भाई शाकंभरी माता का मंदिर, है ना। इसी सांबर झील के किनारे माता, उस माता का नाम है भाई शाकंभरी, इस शाकंभरी माता का मंदिर। और यह शाकंभरी माता की अपन बात करें तो ये चौहानों की कुल देवी है ना। सांबर के चौहानों की कुल देवी है, कौन सी देवी भाई, अपने शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का मंदिर है सांबर झील के किनारे। इसी सांबर झील की अपन बात करें तो इसी झील के किनारे एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है भाई नलियासर की मस्जिद, है ना, नलियासर की मस्जिद। ये नलियासर की मस्जिद भी सांबर झील के किनारे है। इसी सांबर झील की अपन बात करें तो इस सांबर झील के किनारे 2 वनस्पतियां पाई जाती है। इस वनस्पतियों का नाम है स्वाइडा फुटो, है ना, और साला डेरा। ये साला डेरा और स्वाइडा फुटो 2 वनस्पतियां भी पाई जाती है सांबर झील के अंदर, जो खारेपन को दूर करती है ना, खारेपन को दूर करती है। ये 2 पाई जाती है वनस्पतियां भी सांबर झील के किनारे। नेक्स्ट बात करें सांबर झील की। इसी सांबर झील के किनारे एक स्थान है, उस स्थान का नाम है भाई देवयानी, है ना, देवयानी। क्या है सर देवयानी? देखिए देवयानी की बात करें तो इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है भाई, धार्मिक स्थल है ये भी, तीर्थों की नानी, इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है ना, इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस सांबर झील की नेक्स्ट बात करें तो इसी सांबर झील की अपन बात करें तो यहां पर दोस्तों अकबर की विवाह स्थली है भाई, है ना, अकबर की विवाह स्थली। सर अकबर की विवाह स्थली यहां पर कैसे है? देखिए इसी अकबर की अपन बात करें तो आमेर का एक शासक था, उस आमेर के शासक का नाम था दोस्तों बारमल, है ना, बारमल था कछवा वंश के शासक जयपुर के अंदर। ठीक है, इसी बारमल की पुत्री, जिस पुत्री का नाम था भाई हरका बाई, कौन सी बाई है? हरका बाई। इस हरका बाई का इस सांबर झील पर सन 1562 ईस्वी में, है ना, बारमल के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है भाई सांबर झील के किनारे, है ना, सांबर झील के किनारे इस अकबर का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए ये अकबर की विवाह स्थली के रूप में भी जानी जाती है भाई सांबर झील, है ना। इसी सांबर झील की अपन बात करें तो जहांगीर का यहाँ पर सर ननियाल है। क्यों ननियाल है सर? क्योंकि जहांगीर किसका पुत्र था भाई? हरका बाई का पुत्र था, है ना, इसलिए यहाँ पर जहांगीर का भी ननियाल है। और इस सांबर झील की अपन बात करें तो इस सांबर झील के किनारे संत दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश दिया था ना, संत दादू दयाल। इस संत दादू दयाल के द्वारा सांबर झील पर प्रथम उपदेश दिया गया था, यह भी सांबर झील पर हमें जानकारी मिलती है। और सर क्या क्या विशेषता है सांबर झील पर? यहां पर पर्यटकों के लिए, है ना, पर्यटकों के लिए रामसर पर्यटन स्थल,
है ना, रामसर पर्यटक स्थल इसे भी सन 1980 के अंदर यहाँ पर स्थापित किया गया भाई, सांबर झील पर। ठीक है जी, तो ये थी दोस्तों सांबर झील। तो राजस्थान के 3 क्षेत्रों में फैली है, जयपुर, नागौर और अजमेर। जयपुर, नागौर और अजमेर 3 क्षेत्रों में फैली है सांबर झील, और 70 किलोमीटर दूर फुलेरा नामक स्थान पर यह झील स्थित है भाई, फुलेरा नामक स्थान पर यह झील स्थित है। ठीक है जी, आगे अपन नेक्स्ट झील की बात करें, सांबर के बाद जो अगली झील आती है, उस अगली झील का नाम है दोस्तों, है ना, अगली झील की अपन बात करें, उस झील का नाम है दोस्तों, अगली झील आती है, उस झील का नाम है भाई पचपदरा झील, है ना, या पंचपदरा झील। और इस पचपदरा झील की अपन बात करें तो ये आती है भाई बाड़मेर जिले के अंदर, है ना। इस पचपदरा झील की अपन बात करें तो ये आती है सर बाड़मेर में। पचपदरा झील सर कहां पर है भाई, बाड़मेर जिले के अंदर है। इसी पचपदरा झील की मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण करवाया था भाई, वो निर्माण करवाया था पंचा नामक भील ने, है ना, पंचा नामक भील के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था भाई, इस झील का निर्माण करवाया था। इसी पंचपदरा झील की अपन बात करें तो इसी पंचपदरा, ये बालोतरा के समीप है ना, पंचपदरा नामक स्थान पर स्थित, ये ध्यान रखना, बालोतरा के समीप पंचपदरा नामक स्थान पर स्थित है ये झील। इसी पंचपदरा झील की अपन बात करें भाई, आगे इस पंचपदरा झील की बात करें तो इस पंचपदरा झील के अंदर NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है भाई, है ना। देखिए इसी झील की अपन बात करें तो इसी झील के अंदर सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड, इन सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसका सूत्र है भाई NaCl, है ना। सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक 98% पाई जाती है इस झील के अंदर, है ना। सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है 98%। इसी पंचपदरा झील की अपन बात करें तो यहाँ पर जो नमक उत्पादित किया जाता है वो खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है ना। एक झाड़ी है, उस झाड़ी का नाम है मोरली नामक झाड़ी की टहनी से इस झील के अंदर से नमक प्राप्त किया जाता है भाई पचपदरा के अंदर। और ये नमक उत्पादित किया जाता है छोटे छोटे कुएं बनाकर, है ना, छोटे छोटे कुएं बनाकर इस झील के अंदर से नमक उत्पादित किया जाता है भाई। ठीक है जी, ये थी भाई आपके पंचपदरा झील, जो जिसके अंदर NaCl की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे अपन झील की बात करें, एक और झील है, इस झील का नाम है भाई डिडवाना झील, डिडवाना झील। और इस डिडवाना झील की मैं बात करूं तो ये आती है सर नागौर जिले में, है ना। इस डिडवाना झील की मैं बात करूं तो ये आती है सर नागौर जिले के अंदर, है ना, नागौर जिले के अंदर। और डिडवाना झील की अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना जिसका नाम था केमिकल वर्क्स, है ना। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना हिंदुस्तान केमिकल वर्क्स, इसको स्थापित किया गया था भाई इस डिडवाना झील पर, है ना। इसी डिडवाना की अपन बात करें तो इससे स्थानीय भाषा के लोग इसे खालडा के नाम से जानते हैं भाई, है ना। इसे खालडा झील भी कहा जाता है, इसे खालडा झील भी कहा जाता है इस डिडवाना झील को। ठीक है जी, इसी डिडवाना झील की मैं बात करूं, है ना, इसी डिडवाना झील की अपन बात करें तो इस झील के अंदर नमक में दोस्तों सोडियम सल्फाइड पाया जाता है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड की मैं बात करूं तो इस झील के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए ये नमक खाने योग्य नहीं है भाई, नमक खाने योग्य नमक नहीं है भाई। नमक कैसा है दोस्तों, खाने योग्य नहीं है इस डिडवाना झील के अंदर। ठीक है भाई, देखिए इस पंचपदरा झील की अपन बात करें तो इसका जो नमक है ना, इस नमक के अंदर तो क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये दोस्तों नमक कैसा है, खारा नमक है। कैसा नमक है भाई, खारा नमक,
है ना, खारा नमक है। और इस डिडवाना की अपन बात करें तो ये नमक है दोस्तों खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, जिसके कारण नमक की जो गुण है वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, स्वाद में अच्छा नहीं लगता है नमक, इसलिए यहाँ पर अपन बात करें तो सर्वाधिक जो नमक है वो खाने योग्य नमक इस झील के अंदर नहीं है। डिडवाना झील नागौर जिले के अंदर है, ठीक है। इसी डिडवाना झील की अपन बात करें तो इसी डिडवाना झील के किनारे एक मंदिर है भाई, उस मंदिर का नाम है सरकी माता का मंदिर। कौन सी माता भाई? सरकी माता का मंदिर स्थित है इसी डिडवाना झील के किनारे। आगे बात करते हैं भाई अगली झीलों की। अगली झीलों में अपन बात करें तो एक झील आती है भाई लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील है ना, लूणकरणसर झील। और इस लूणकरणसर झील की बात करें तो ये है भाई बीकानेर के अंदर, है ना। किस जिले के अंदर है भाई? बीकानेर के अंदर ये लूणकरणसर झील। इस लूणकरणसर झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था दोस्तों महाराजा लूणकरण ने, है ना। बीकानेर के शासक हुए, उसका नाम था लूणकरण। इस लूणकरण ने इस झील का क्या करवाया था भाई? निर्माण करवाया था। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है ये लूणकरणसर झील, ठीक है। इसी लूणकरण की अपन बात करें तो ये मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये लूणकरण जो क्षेत्र है वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है भाई। राजकोट सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुजरात के अंदर जो राजकोट है वो भारत के अंदर सर्वाधिक मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो इसकी संज्ञा उसकी जो संज्ञा वो इससे दी गई है, या इसकी संज्ञा उससे दी गई है, इसलिए इसे राजकोट के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। देखिए इस झील की अपन बात करें तो ये तो एक तो सर है बीकानेर के अंदर। कौन से जिले भाई? बीकानेर के अंदर, है ना। और इसका जो निर्माण करवाया था वो लूणकरण ने इसका निर्माण करवाया था। इस लूणकरण ने एक कस्बा भी बताया था, उस कस्बे का नाम था लूणकरणसर कस्बा, है ना, लूणकरणसर कस्बा, ठीक है। और इसी लूणकरणसर झील की अपन बात करें तो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है भाई। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, वो भी है भाई कौन सी? लूणकरण, है ना। इसी लूणकरण झील की मैं बात करूं, है ना, इसी लूणकरण झील की मैं बात करूं तो इस लूणकरण कस्बा ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है भाई। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है इस लूणकरणसर को, ठीक है जी। आगे बात, इसी लूणकरण को इतिहास में कहा जाता है भाई कलयुग का कर्ण, है ना, कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना लूणकरण को, है ना। प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि भाई कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो लूणकरण। और राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो भाई राय सिंह। राजपूते का कर्ण कहा जाता है भाई राय सिंह को। किसका पुत्र था सर? राय सिंह, है ना, कल्याणमल का पुत्र था, ठीक है। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है और लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे झील की अपन बात करें, एक और झील है भाई, उस झील का नाम है दोस्तों कावोद झील। और इस कावोद झील की मैं बात करूं तो ये स्थित है भाई जैसलमेर के अंदर, है ना, जैसलमेर के अंदर। ये कावोद झील सर कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। सर्वाधिक जो शुद्ध नमक, है ना, शुद्ध नमक, राजस्थान की खारे पानी की एकमात्र झील है जहां पर शुद्ध नमक पाया जाता है ना, शुद्ध नमक। और ये शुद्ध नमक किस झील पर पाया जाता है भाई? कावोद झील, और ये जैसलमेर के अंदर है, ठीक है जी। एक और झील है भाई, उस झील का नाम है पोकरण, और ये पोकरण झील है। और ये पोकरण झील की अपन बात करें तो ये स्थित है भाई जैसलमेर के अंदर। पोकरण कहां पे है सर? जैसलमेर के अंदर है। छोटी छोटी झील है अब तो, ठीक है। और झीलों की अपन बात करें तो एक और झील है, उस झील का नाम है दोस्तों काछोर झील, काछोर झील। और इस काछोर झील की मैं बात करूं
तो ये स्थित है दोस्तों सीकर के अंदर, है ना, सीकर के अंदर। ठीक है, एक और झील है भाई नावा झील, और ये नावा झील भी कहाँ है, नागौर के अंदर है। बाप झील ये भी खारे पानी की है, ये बाप झील भी स्थित है भाई कोयला संयंत्र, राजस्थान का प्रथम कोयला संयंत्र इस बाप झील पर स्थापित किया गया था, और ये जोधपुर के अंदर है। ये कौन से पुर के अंदर है भाई, जोधपुर के अंदर है ना। इसी झीलों में अपन नेक्स्ट झील की बात करें तो एक है रेवासा झील, है ना। कौन सी झील है भाई, अपने रेवासा झील, छोटी छोटी झीलें हैं अब तो, रेवासा झील। और इस रेवासा झील की मैं बात करूं तो ये रेवासा झील स्थित है भाई सीकर के अंदर। इसका एक ही प्रश्न बनता है, दो प्रश्न बनते हैं इसके कि सर ये झील का स्थित, या तो आपको मिलान के अंदर इसका प्रश्न पूछा जाएगा कि सर रेवासा झील का संबंध किस जिले से है भाई, सीकर से है। और इस रेवासा झील की अपन बात कर लें तो एक इतिहासकार हुए हैं भाई, इस इतिहासकार का नाम है कर्नल जेम्स टॉड। इस कर्नल जेम्स टॉड ने जो अपनी पुस्तक में एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में अपनी पुस्तक में जिस झील का उल्लेख किया है भाई, वो झील का नाम है रेवासा झील, जो सीकर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है जी, ये आपके हो गए संपूर्ण खारे पानी की झीलें। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण खारे पानी की झीलें कौन कौन सी बची है, देखिए कुचामन, कुचामन कहाँ है सर, नागौर में है ना, कुचामन सर कहाँ है, नागौर में है। लूणकरण सर बीकानेर के अंदर है, लूणकरण सर कहाँ है सर, बीकानेर के अंदर है। पोखरण जैसलमेर में है भाई, ये भी पढ़ा दी। कावोद जैसलमेर में है भाई, ठीक है जी। पंचपदरा बाड़मेर में है, बालोतरा के समीप। डिडवाना नागौर में है, और सांबर जयपुर के अंदर है भाई, ठीक है। फलोदी, फलोदी सर जोधपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेवासा सीकर के अंदर है। डेगाना नागौर के अंदर है, ठीक है जी। और कुचामन नागौर। ताल छापर झील ये भाई चूरू जिले के अंदर है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ताल छापर झील चूरू जिले के अंदर है, और यह झील दोस्तों कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान की एकमात्र झील कौन सी है भाई, ताल छापर झील, और ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना। ये संपूर्ण हो गए भाई खारे पानी की झीलें। तो ये अपने अफवाह तंत्र के अंदर दोस्तों अफवाह तंत्र का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया आपने, है ना। सबसे पहले अपन ने नदियों के बारे में पढ़ा। नदियों के वर्गीकरण में अपन 3 प्रकार की नदियों को, आंतरिक प्रवाह की नदी, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदी, उसके बाद अपन ने पढ़ा अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदियां। इसके बाद सतही झील के अंदर अपन ने पढ़ा झीलों के बारे में, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झीलें, ठीक है जी। अब नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।